Now we are going to discuss another important topic, and it's very interesting, that is known as cultural imperialism. Let's begin. First of all, there is a need to understand what is the term imperialism. Imperialism, state policy, practice, or advocacy of extending power and dominion, especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other areas. It always involves the use of power, whether military or economic. आप प्रीवियसली इंपीरियलिज्म को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता था, या सिंपली इंपीरियलिज्म को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? ये एक स्टेट पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, जिसके अंदर आप पावर अपनी एक्सटेंड करते हैं ऑन एन अदर डोमिनियन, जहाँ पर आप अपना कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं बाय यूजिंग इकोनॉमिक पावर्स और द मिलिट्री पावर्स। और इसके अंदर आप डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं और या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश जो था वो एक इम्पीरियल या कॉलोनियल पावर थी, जो कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी पावर जो थी वो एग्जर्ट कर रहा था थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल था। उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ लोग रखे हुए थे जो कि इसको डायरेक्ट कंट्रोल करने की, शुरू में इनडायरेक्ट कंट्रोल था, लेटर ऑन डायरेक्ट कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कल्चरल इम्पीरियलिज्म क्या होता है? कल्चरल इम्पीरियलिज्म से मुराद ये है द इम्पोजिशन बाय वन usually politically or economically dominant community of various aspects of its own culture onto another non-dominant community। किसी भी डोमिनेंट कम्युनिटी के कल्चर के एस्पेक्ट्स जो हैं, जब वो किसी और कंट्री जिसका कल्चर इतना डोमिनेंट नहीं है उसके ऊपर हावी हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कल्चरल इम्पीरियलिज्म। देन आप देखो कल्चरल इम्पीरियलिज्म की एक और डेफिनेशन। कल्चरल इम्पीरियलिज्म प्रपोजेस दैट अ डोमिनेंट सोशल पॉलिटिकल ग्रुप इन्फ्लुएंसेस एंड शेप्स द कल्चर ऑफ अ वीकर ग्रुप और नेशंस थ्रू mass media and other practices and institutions। दूसरी डेफिनेशन में ये क्या है कि जो आपके सोशल पॉलिटिकल डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, वो शेप करते हैं वीकर ग्रुप्स के कल्चर को, और किसके ज़रिए? थ्रू मैस मीडिया एंड अदर प्रैक्टिसेस। मैस मीडिया जो है वो एज अ टूल काम करता है इन कल्चरल इम्पीरियलिज्म, इन मेंटेनिंग द कल्चरल इम्पीरियलिज्म। देन आपके पास आएगा कि कल्चरल इम्पीरियलिज्म का ओरिजिन कहाँ से होता है। द टर्म एवोल्व फ्रॉम 1960s न्यू मार्क्सिस्ट डिस्कोर्सेस विद इन कल्चरल मीडिया एंड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। जबकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो आपकी सिचुएशन थी, वहाँ पर न्यू मार्क्सिस्ट जो डिस्कोर्सेज इमर्ज हो रहे थे, आपके क्रिटिकल कल्चरल स्टडीज़, वहाँ पर कल्चरल इम्पीरियलिज्म की जो टर्म है वो इमर्ज करती है। उनका ये कहना है कि पहले जो था डायरेक्ट कंट्रोल होता था, आपका इम्पीरियलिस्ट जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे कॉलोनियल पावर्स अराउंड द ग्लोब, लेकिन अब उसकी नेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। बिकॉज मार्क्सिस्ट क्या कहता है, हु एवर कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली कंट्रोल्स द नेशन और द सोसाइटी। तो न्यू मार्क्सिस्ट क्या कहते थे, हु एवर कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली कंट्रोल्स द आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन। तो जो आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, अल्टीमेटली वो माइंड्स जो हैं लोगों के, उन्हें कंट्रोल करेगा। तो न्यू मार्क्सिस्ट के जो डिस्कोर्सेज हैं उसके अंदर कल्चरल इम्पीरियलिज्म की जो टर्म है वो सामने उभर कर आती है। इट वाज प्रोपेल्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ द नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थेरिस्ट, जैसे कि हम मार्क्सिस्ट को रेवोल्यूशनरी ही कहते हैं, एंड देयर सिंपथाइजर्स ऑफ द 1950s एंड 1960s, स्वीपिंग रेलेवेंस अक्रॉस ह्यूमन हिस्ट्री। जबकि जो रेवोल्यूशनरी जो थेरिस्ट थे उन्होंने तो इसको इमर्ज हुआ उनके थ्रू ये फिनोमेना, उन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन इस टर्म की जो रेलेवेंस है ये क्रॉस ह्यूमन सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। देन आपके पास आता है द फोरमोस्ट वेस्टर्न थेरिस्ट ऑफ कल्चरल इम्पीरियलिज्म इन द वेस्ट वाज हर्बर्ट शिलर। कल्चरल इम्पेरियलिज्म के अंदर शिलर एनालाइज द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज एंड द लिंक्स बिटवीन ट्रांसनेशनल बिजनेसेस एंड द डोमिनेंट स्टेट्स।
अभी हम जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे या जब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्या चीज़ डिस्कस की थी? ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह से बिज़नेस टू बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में लिंक करती हैं, इनका जो लिंकेज है डोमिनेंट स्टेट्स का और ट्रांसनेशनल बिजनेसेस का, ये टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म में, पावर स्ट्रक्चर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं शिलर के अकॉर्डिंगली। टीएनसीज और डोमिनेंट स्टेट्स, इनका आपस का जो लिंकेज है, इट एक्ट एज अ पावर स्ट्रक्चर जो कि कंट्रोल करता है वीकर सोसाइटीज़ के कल्चर्स को। अब आगे वो क्या कहता है, एट द हार्ट ऑफ द शिलर्स आर्गूमेंट वॉज द एनालिसिस ऑफ हाउ इन परसूट ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब आपकी टीएनसीज आ गई, फिर उसने वही ह्यूज यूएस बेस्ड ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस ऑफन इन लीग विद वेस्टर्न मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, आपकी डोमिनेंट एलीट आ गई, वर अंडरमाइनिंग द कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ द कंट्रीज ऑफ द साउथ एंड क्रिएटिंग अ डिपेंडेंसी ऑन बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कम्युनिकेशन। अब हार्डवेयर से क्या मुराद है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास आपका सबसे पहले तो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, देन आपके एनालिस्ट हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, आपके कोरेस्पोंडेंट्स हैं, आपके कोरेस्पोंडेंट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में या डिफरेंट आपकी सिटीज़ के अंदर कवरेज करने के लिए मौजूद होते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? आपका डिफरेंट आपके टूल्स हैं सॉफ्टवेयर के, किस तरह से न्यूज़ को हमने बनाना है, या मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स भी आपने कह सकते हो। प्लस इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ स्टोरी कैसे करनी है, किस तरह के इमेजेस ऐड करने हैं, किस तरह से वॉइसेस ऐड करनी है, किस तरह से न्यूज़ का एजेंडा सेट करना है, दैट्स ऑल इज सॉफ्टवेयर ऑफ कम्युनिकेशन। तो शिलर का क्या बेसिकली आर्गूमेंट है, वो ये कहता है कि किस तरह से जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो किस तरह से टीएनसीज जो हैं वो इन रिलेशन एक्ट किसके साथ कर रही होती हैं? आपकी उधर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ, और वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो अंडरमाइन करती है ऑटोनॉमी ऑफ द साउथ, उनके कल्चर को, और साउथ के अंदर वो एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, उनके हार्डवेयर, उनके सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर, इन ऑर्डर टू गैदर द इंफॉर्मेशन। कल्चरल इंपीरियलिज्म की जो डेफिनेशन करता है, इससे आप समझ लें, लेकिन अगर आप पेपर में सादा लफ्ज़ों में भी लिख लेंगे तो वो भी चलेगी, लेकिन आप इसका अगर रेफरेंस लेके हाउ हर्बर्ट शिलर हैज़ डिफाइंड इट तो वो भी लिखेंगे तो उसका एक इम्प्रेशन आपका अच्छा जाएगा। द सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच अ सोसाइटी इज ब्रॉट इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम एंड हाउ इट्स डोमिनेटिंग stratum is attracted, pressured, forced, and sometimes bribed into shaping social institutions to correspond to or even to promote the values and structures of the dominant center of the system. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ना, वो मैंने आगे स्लाइड्स पे भी अलहदा करके लिखे हुए हैं, लेकिन अभी आप इसको देख लो कि मैंने किन 3 लफ्ज़ों के नीचे लाइन लगाई है। डोमिनेंट मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात की है शिलर ने, दूसरी डोमिनेटिंग स्ट्रेटम की बात की है, और फिर डोमिनेटिंग सेंटर ऑफ द सिस्टम है। आपके पास है एक मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम जिसकी अपनी एक वैल्यूज़ हैं, जिसके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की, ठीक है, टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। तो जो आपका डोमिनेटिंग स्ट्रेटम है, जो कि आपका कंट्रीज़ के अंदर भी हो सकता है और वर्ल्ड का भी एक डोमिनेटिंग स्ट्रेटम हो सकता है, जिसको वो डोमिनेटिंग सेंटर ऑफ द सिस्टम कह रहा है लेटर ऑन, ये किस तरह से आपस में इंटरलिंक करते हैं इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस और इन ऑर्डर टू गिव बेस टू द कल्चरल इंपीरियलिज्म। आपका जो मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है, उसके टूल्स, उसके पैटर्न्स, वो लिंक करेंगे आपके डोमिनेटिंग सेंटर के साथ,
ऑफ द वर्ल्ड जो आपका है, और फिर वो डोमिनेटिंग स्ट्रेटम जो आपकी बाकी नेशंस के डोमिनेटिंग स्ट्रेटम है, उनको वो मजबूर करते हैं कि दिस सर्टन काइंड ऑफ वैल्यूज़ को आपने प्रोपेगेट करना है इन योर कंट्री। ये सर्टन काइंड ऑफ कल्चर, ये सर्टन काइंड ऑफ लेयर एक्टिविटीज़, ये सर्टन काइंड ऑफ हैबिट्स आपने अपने कंट्रीज़ के अंदर जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। ये सर्टन काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज़ हो जाए, इकोनॉमिक कल्चर वैल्यूज़ आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। और पीछे उनके क्या होता है, उनके अपने डोमिनेट जो सेंटर है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं उसके पीछे। दैट्स वाई तो आपने दो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी है। डोमिनेटिंग सेंटर के अपने इंटरेस्ट हैं, और उनके वो इंटरेस्ट कौन पूरे कर रहा है? टीएनसीज, आपकी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस पूरे कर रही हैं वो इंटरेस्ट। और मैस मीडिया भी उनका वो इंटरेस्ट, जब आपने आइडियोलॉजी या आइडियाज़ प्रोपेगेट करने हैं तो उसके लिए आप मैस मीडिया हैं। जब आपने वे ऑफ लाइफ चेंज करना है तब आपकी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस है। कल्चर क्या होता है? कल्चर encompasses the totality of the social practices of a given community. Social practices are manifest within social institutions such as family, education, healthcare, worship patterns आपके क्या हैं, labor, recreation, language, so on and so forth. आपकी ये सारी डोमेन्स जो हैं ये कल्चर के अंदर आती हैं। एंड एनी ऑफ दीज कैन अंडरगो चेंज फॉलोइंग अ सोसाइटीज़ इनकाउंटर विद एक्सोजिनस इन्फ्लुएंसेस। मतलब जो आपके आउटसाइडर के साथ जब आपका इन्फ्लुएंस होगा तो उसकी वजह से आपका जो इंटरनल विद इन अ कंट्री या विद इन अ सोसाइटी कल्चर है वो चेंज हो सकता है। And most dramatically, so when stronger powers impose changes through our top down strategies of command and influence. टॉप डाउन, जब आपका सेंट्रलाइज्ड वे में जब कमांडिंग फोर्सेस जो हैं वो चेंज इम्प्लीमेंट करवाना चाह रही हों, जैसे कि मैंने आपको कहा था डोमिनेटिंग सेंटर जो है वो डोमिनेट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी उसके कोर के साथ जब लिंक कर जाता है तो तब चेंज लेकर आना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। 4 वेज ऑफ सीइंग कल्चर हैं आपके पास। सबसे पहले ये कि कल्चर जो है एज अ लिव्ड एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस है। कल्चर ये है कि कल्चर ये भी है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, किस तरह से उठ रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं। और ये बहुत सारी इसके अंदर वो वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़, यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो कि शेयर्ड हैं ऑल ओवर द ग्लोब। आप लोग एक तरह सोचते और देखते भी हैं कुछ इश्यूज़ को लेकर। कल्चर्स एज मीडिएटेड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है। कल्चर के ज़रिए आप सिंबल्स, मतलब आप अपना वे ऑफ ड्रेसिंग ही एक सिंबल है जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ आवर कल्चर एंड दिस इज़ हाउ वी ड्रेस अप। इसी तरह आपका कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, आपका द वे यू आर ट्रीटिंग विद योर माइनॉरिटीज़। तो ये भी आपका, कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होती हैं और कुछ सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं। तो ये क्या है, उनका कल्चर है। कुछ सोसाइटी हम कहते हैं जी अमेरिका जो है उसके अंदर रेसिज्म और इस तरह की चीज़ें इतनी पीक पे नहीं पाई जाती थी, पोलराइजेशन इतनी पीक पे नहीं पाई जाती थी क्योंकि उनके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर को। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर रेसिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंड दे डू नॉट एब्जॉर्ब वेरियस कल्चर्स। कल्चर एज रिसोर्स है। कल्चर जो है वो हमें डिफरेंट चीज़ें भी बताता है, हमें बताता है कि यहाँ पर एज अ रिसोर्स में मतलब आपका वैल्यूज़ और आपका पैटर्न ऑफ लिविंग हर सोसाइटी का डिफरेंट है, तो आपको एक मुख्तलिफ किस्म की डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज भी मिलता है। कल्चर एज अ पॉलिसी डिस्कोर्स है, क्योंकि कल्चर के ज़रिए, अपने सिंबल्स के ज़रिए आप अपनी किसी भी पॉलिसी जो है उसको मेंटेन करते हैं सोसाइटी के अंदर और अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं। अब आपका जो पेट्रियोटिज्म है, चाइना के अंदर देर वहाँ पर फ्लैग उनका रेड है तो वो रेड को ज़्यादा यूज़ करेंगे। पाकिस्तान में इट इज़ ग्रीन, तो आप ग्रीन का जो है उसको ज़्यादा यूज़ करोगे। पेट्रियोटिज्म की पॉलिसी, यूनिफिकेशन की पॉलिसी के लिए आप रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ कल्चर एज अ पॉलिसी डिस्कोर्स। देन आपके पास आता है कल्चरल इंपीरियलिज्म। शिलर्स सेमिनल वर्क मास कम्युनिकेशन एंड अमेरिकन एम्पायर एग्जामिन द रोल ऑफ यूएस गवर्नमेंट, a major user of communication services, in developing global electronic media systems initially for military purposes to counter the perceived and often exaggerated Soviet security threat. ये जो बातें हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स वाले हिस्ट्री में पढ़ी हैं उसकी अब आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिस्टम में इनिशियली जो था मास मीडिया, उसको टूल्स को इस्तेमाल किया आपका
सोवियत सिक्योरिटी थ्रेट को शो किया गया, अमेरिका ने किया, और सोवियत जो थे उन्होंने कम्युनिज़्म प्रोपेगेट करने के लिए इस्तेमाल किया मास मीडिया को बाय कंट्रोलिंग। पर शिलर जो है वो बेसिकली अमेरिकन बेस उसकी रिसर्च थी, तो इसको आप इस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ों को देख रहे हैं कि हाउ अमेरिका यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिस्टम्स बाय कंट्रोलिंग ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। द यूएसए हैड द मोस्ट इफेक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम इन ऑपरेशन, a crucial element in the Cold War years. By such communication hardware could be used to propagate the US model of commercial broadcasting, dominating by large networks funded primarily by advertising revenues. सच आपका हार्डवेयर क्या है, आपके पास क्या था, यूएसए का मोस्ट इफेक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम था ऑपरेशन में, और जो कि इसके ज़रिए उन्होंने कंट्रोल किया कि हमने किस तरह से अपनी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और लार्ज नेटवर्क्स में किस तरह से हमने डोमिनेट करना है। देन आपके पास आता है कल्चरल इंपीरियलिज्म को किस तरह से हम, शिलर मज़ीद एक्सप्लेन करता है कि डिपेंडेंस ऑन यूएस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद क्या है, इट नेसेसिटेटेड द लार्ज स्केल इम्पोर्ट्स ऑफ यूएस मीडिया प्रोडक्ट्स, क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा चली गई थी, आफ्टर ब्रिटिश मोनोपोली अमेरिका के पास। टेलीफोन वहाँ पर आता है और उनके नेटवर्क्स और वो सारी चीज़ें उनके पास ज़्यादा आ जाती हैं। आज भी ब्रिटिश की, आज भी यूएस की मोनोपोली है और चाइना उसकी मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। पर हम उस शिलर के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि वो क्या कहता है कि क्योंकि हमारी डिपेंडेंस है यूएस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मजबूर हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कि वो यूएस से वैसी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करें। मीडिया एक्सपोर्ट्स आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्सर्स फॉर एडवर्टाइजिंग। अगर ये यूएस अपनी चीज़ें देगा, इंपोर्ट करेगा एक कंट्री में, तो मतलब यूएस तो एक्सपोर्ट कर रहा है और लेने वाली कंट्री जो है वो इंपोर्ट कर रही है उस चीज़ को, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगी। वो साथ में कहेगा येस वी आर गिविंग यू दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके साथ आपको हमारी ये एडवर्टाइजमेंट भी रन करनी होगी। तो जब वो आपने एडवर्टाइजमेंट्स रन करनी है, तो ऑब्वियसली उसको स्पॉन्सर्स जो कर रहे होंगे उनके अपने बिजनेसेस होंगे, तो जो उनके बिजनेसेस हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, आप हमने पढ़ा था कि आप अपनी बहुत सारे अनइंटेंडेड मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। फिर क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेस्टर्न गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आपको एक लार्ज लेवल पर नज़र आना शुरू हो जाती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिस्टम्स, जो कि इनडायरेक्टली एक कैपिटलिस्ट अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। द रिजल्ट वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक इन्वेजन, स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ, which threatened to undermine traditional cultures and emphasize, इसको अलहदा कर लें, consumerism at the expense of community values। और इसकी वजह से साउथ में, ग्लोबल साउथ जो था, चूँकि साउथ में बहुत ज़्यादा न्यू कंट्रीज़ जो थी वो इमर्ज हुई थी, तो उनका जो अपना कल्चर था, ट्रेडिशनल कल्चर, वो अंडरमाइन हो जाता है और कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ कम्युनिटी वैल्यूज़। सो आई होप कि आपको यहाँ से कल्चरल इंपीरियलिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपका यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस थी या वेस्टर्न के ऊपर जो आपके डिपेंडेंस हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से उनकी एडवर्टाइजमेंट का इन्फ्लो होता है, और एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए इनडायरेक्टली आप जिस भी कंट्री के अंदर, जिस भी कंट्री ने उस चीज़ को इम्पोर्ट किया हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए इनडायरेक्टली उनका कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। देन आपके पास आता है US dominance of global communication increased during the 1990s. Schuller argued in 1992 reviewed edition में उसने क्या कहा कि the economic basis of US dominance, however, had changed with the TNCs acquiring an increasingly important role in international relations. आफ्टर कोल्ड वॉर जो था, टीएनसीज जो हैं उनकी रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया हुआ है। ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। ट्रांसफॉर्मिंग यूएस कल्चरल इंपीरियलिज्म इनटू अ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेट कल्चरल डोमिनेशन। देन इन अ रीसेंट रिव्यू ऑफ द यूएस रोल, वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में अब अगर अभी भी देखा जाए तो यूएस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और आज के दौर में भी, ये अभी उसने 1990s में लिखा था, आज 20 डेकेड्स के बाद भी अगर हम देखें, 20 डेकेड्स नहीं, 20 ईयर्स के बाद भी अगर हम देखें, तो आप देखोगे कि आज के दौर में भी ये जो यूएस और चाइना की वॉर है, इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल वॉर।
कि वो जो ट्रेड वॉर और वो सारी वॉर है वो भी टेक्नोलॉजिकल वॉर है कि हम यूएस डोमिनेट करना चाहता है, बिकॉज यूएस बिलीव कि हुएवर जो डोमिनेट करेगा टेक्नोलॉजी को अल्टीमेटली वही वर्ल्ड में डोमिनेट करेगा। तो वो क्या कहता है कि शिलर ने कमेंट क्या किया, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटीज इन इट्स quest for systematic power and control of global communication. Commenting on US, शिलर क्या कहता है कि अभी तक हिस्टोरिकली यूएस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी क्वेस्ट के वो सिस्टमिक पावर और कंट्रोल हासिल कर सके ग्लोबल एरिना के अंदर। क्रिटिसिज्म क्या आता है कल्चरल इंपीरियलिज्म के अंदर, वो ये आता है, आपने देखा कि कल्चरल इंपीरियलिज्म अगर हम देखें तो ये थेरी कौन सी एज्यूम कर रहा है, हाइपोडर्मिक मॉडल की थेरी एज्यूम कर रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक थेरी एज्यूम कर रहा है। ये कह रहा है कि मीडिया के ऊपर जो चीज़ जैसे दिखाई जाती है या मीडिया के टूल्स को इस्तेमाल कर कर या टीएनसीज के ज़रिए जो भी कल्चर एक्टिविटीज़ चेंज करने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहा है, और जो ऑडियंस है या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग हैं वो शायद अपनी सोच नहीं रखते और वो बहुत ज़्यादा पैसिव हैं। जबकि इसके ऊपर कल्चरल इंपीरियलिज्म कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म, उसमें यह है कि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो हैं मीडिया टेक्स्ट कुड बी पॉलीसिमिक एंड वर एमिनेबल टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, क्योंकि आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, पैसिव कंज्यूमर्स नहीं हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। और फिर it was also pointed out that the totalistic cultural imperialism thesis did not adequately take on board such issues as how global media texts worked in national context, ignoring local patterns of media consumption. आपका जो कल्चरल इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसने इग्नोर कर दिया है कि लोकली लोग मीडिया कंजम्पशन के उनके पैटर्न्स क्या हैं, कौन वहाँ पर मीडिया कंज्यूम करता है कौन नहीं करता, और कौन मीडिया कंज्यूम करने के बाद नहीं चेंज हो पाता। वहाँ के जो लोकल पैटर्न्स हैं, उनका जो क्लैन सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वहाँ की जो रिजिडिटी ऑफ सोसाइटी है जो कि लोगों को चेंज नहीं होने देती, या लोग उसकी वजह से चेंज नहीं हो पाते, या लोगों के अपने रिजिड वैल्यूज़ या सिलेक्टिव उनकी अपनी परसेप्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो मीडिया पे कुछ भी कंज्यूम कर लें वो चेंज नहीं होते। तो इसने कल्चरल इंपीरियलिज्म ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया। देन वो कहता है कि आपने क्या किया कि क्वांटिफाइंग द वॉल्यूम ऑफ यूएस कल्चर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्ल्ड वाज नॉट सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन, इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। हम कह रहे थे कि एडवर्टाइजर्स आ रहे थे, एडवर्टाइजर्स के ज़रिए इनडायरेक्ट कल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे वो उन सोसाइटीज़ का पार्ट बन रहे थे, लेकिन क्रिटिक करने वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स यूएस की जो हैं वो एक किसी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हो गई हैं तो इट डजेंट मीन कि कल्चरल इंपीरियलिज्म वहाँ पर आ गया है। हो सकता है कि वो उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हों लेकिन उनका यूजेज का पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू द यूएस सिटीजन्स यूजेज पैटर्न। देन आपके पास आता है, देयर वाज आल्सो अ व्यू दैट कल्चरल इंपीरियलिज्म थीसिस अज्यूम्ड अ हाइपोडर्मिक नीडल मॉडल, जैसे मैंने पहले आपसे बात कर दी है इसकी, of media effects and ignored the complexity of media of third world countries. It was also argued that the Western scholars had a less than deep understanding of third world culture, seeing them as a homogeneous and not being adequately aware of the regional intranational diversities of race, ethnicity, language, gender and class। ठीक है, तो कल्चरल इंपीरियलिज्म ने ये एज्यूम कर लिया कि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो होमोजीनियस हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कंट्री की एक जैसी हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपकी एथनिसिटीज़ के साथ साथ आपके कल्चर चेंज करते हैं और कल्चर चेंज करने के साथ साथ आपकी वैल्यूज़ भी जो हैं वो चेंज होती हैं। तो इन सारी चीज़ों ने ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से कल्चरल इंपीरियलिज्म के थीसिस को चैलेंज किया जाता है। अब कल्चरल इंपीरियलिज्म का मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि उसका एक टूल है मीडिया। तो जो मीडिया के ज़रिए कल्चरल प्रमोशन होती है दैट इज़ नोन एज मीडिया इंपीरियलिज्म। Analysis of cultural imperialism often incorporate notions of media imperialism. मीडिया के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन है। देन आपके पास आता है कल्चरल मीनिंग्स दैट मीडिया एवोक अमंग रिसीवर्स एंड ऑडियंस। मीडिया जो है वो किसी भी कंट्री के कल्चर को मीनिंग्स देता है
और रिसीवर है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका एक कंट्री है, और अफ्रीका के कल्चर के बारे में आप देखो कि बीबीसी के ऊपर डिफरेंट शोज़ जो हैं वो रन होते हैं। अब बीबीसी जो है उस कल्चर की फ्रेमिंग जिस तरह से करेगा, लोग उसी तरह उसको एज्यूम करेंगे, उसके व्यूवर्स जो हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि मीडिया लिटरेसी के टूल को इस्तेमाल करें और आइडेंटिफाई करें कि क्यों, किस वजह से आप जो है इस तरह से सर्टन वे में अफ्रीका के कल्चर को बीबीसी पे दिखाया गया। मैं ये नहीं कह रही कि हर दफ़ा बीबीसी जो है वो प्रोपेगेंडा ही कर रहा होगा, हो सकता है कि बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ठीक ही चीज़ दिखा रहा हो, लेकिन उसके दिखाने की कोई रीज़न एग्जिस्ट करती है, जो कि हम थेरीज़ में पढ़ चुके हैं कि वाई अ सर्टन काइंड ऑफ मीडिया बिहेव इन अ सर्टन काइंड मैनर। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो आपके कल्चरल मीनिंग्स जो हैं वो मीडिया देता है ऑडियंस को, कि उन्होंने किस तरह से एक ख़ास चीज़ को देखना है। तो इसके अंदर अफ्रीका का जो एक शो चलता है बीबीसी पे या अल जज़ीरा के अंदर आप देखते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कल्चरल मीनिंग्स दे रही हैं। यूट्यूब चैनल्स के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं, आप कल्चरल मीनिंग्स दे रहे हो टू द ऑडियंस एंड द रिसीवर्स अबाउट अ सर्टन कल्चर और अबाउट अ सर्टन सोसाइटी। Relationships between media corporations and other centers of power in the reproduction and shaping of social systems। और इसके ज़रिए मीडिया जो है वो एक बेसिक टूल है जो कल्चर्स को मीनिंग देता है, और कल्चर को मीनिंग देने के बाद वो रिप्रोडक्शन करता है न्यू सोशल सिस्टम्स की, न्यू सोशल अक्रेंसेस या इमेजिंग जो है वो डेवलप करता है। देन आप मीडिया इंपीरियलिज्म को ओलिवर जो था, ओलिवर बॉयड बैरेट, इसने एग्जामिन किया कि inequalities between nations and how these reflect broader issues of dependency, and analyzing the hegemonic power of mainly US dominated international media। उसको उसने एनालाइज किया, और उसने कैसे डिफाइन किया मीडिया इंपीरियलिज्म को। द प्रोसेस वेयर बाय द ऑनरशिप, स्ट्रक्चर, distribution or content of the media in any one country are singly or together subject to substantial external pressures from the media interests of any other country or countries without proportionate reciprocation of influence by the country so affected। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने वाले हैं। द प्रोसेस जिसके ज़रिए आपने ऑनरशिप, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और कंटेंट ऑफ द मीडिया इन एनी वन कंट्री आर सिंगली और टुगेदर सब्जेक्ट टू substantial external pressure from the media interest of any other country or countries without proportionate reciprocation of influence by the countries so affected। आई हैव रिपीटेड दिस थिंग कि अगर आप इसको सुन रहे हो तो 2 दफ़ा सुन लो ताकि आपको याद हो जाए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कंट्री यूएस, इसने मीडिया को शो किया कोई भी अपना कल्चर या कोई चीज़ मीडिया के थ्रू, और ये आपके पास है इंडिया कह लें या फिर आप कह लो पाकिस्तान है, और ये कोई भी अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जितनी भी आपके पास कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में मीडिया यूएस जो है या वेस्टर्न मीडिया, उन्होंने इसके बारे में अपना एक व्यू, और जिसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, उन्होंने अपने तरीके से देखा और अपने तरीके से ईस्ट को स्टडी करके और उसकी एक फ्रेमिंग कर दी बीबीसी या अपने सीएनएन के ऊपर। अब क्या है कि इसको पास चूंकि हार्डवेयर मौजूद है, इसकी रीच जो है ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास है, इसके पास नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छे कैमरास हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए ये इमेजिंग, फ्रेमिंग, मेकिंग ऑफ स्टोरी बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अच्छी बना सकता है। लेकिन इन सारी कंट्रीज़ के पास, एक हमारे पास दोहा के अंदर अल जज़ीरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको निकाल कर बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर तो इस तरह का कोई ऐसा इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का चैनल एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि यूएस की कवरेज अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सके, यूएस को उस तरह से दिखा सके जिस तरह से ये वाली कंट्रीज़ चाहती हैं कि वो दिखा सकें। अब आप बैक आउट डेफिनेशन पे वो क्या कहता है, विदाउट प्रोपोर्शनेट रेसिप्रोकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द कंट्री सो इफेक्टेड। अब मीडिया इंपीरियलिज्म जो उनका टेक्नोलॉजी के अंदर है यूएस के पास, वो इन कंट्रीज़ के पास नहीं है, तो उसकी वजह से यूएस जो है वो अपना मीडिया इंपीरियलिज्म का होल्ड रखता है मीडिया के थ्रू, अपने कल्चर का
और अपनी मीडिया टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपना होल्ड रखता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इतनी पावर नहीं है कि उनके होल्ड को चैलेंज कर सकें या उनको उसी लेवल पर रेसिप्रोकेट कर सकें, क्योंकि यूएस में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि गलत हो सकते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टैक्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया जाता इंडिया पाकिस्तान या इन चैनल्स के ऊपर। लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर देता है यूएस का टेक्नोलॉजीज़, मीडिया टेक्नोलॉजीज़, बिकॉज़ उनके पास वो पावर है, उनके पास हेजमनी है, उनके पास मीडिया टूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। So this is all about cultural imperialism. If you want to listen it twice, do listen it. अपनी concept clarity के साथ पेपर में जाएंगे, you are going to get very good marks. और ये सारे topics ऊपर नीचे interlinked हैं international communication के, media hegemony भी अगर आप इसमें आ जाए तो वो भी एक parallel lines पे ही discussion हो रही है cultural imperialism के साथ. So for this, thank you so much, and we will discuss another topic in another lecture. Thank you.